चलिए ठीक है। तो हम लोगों को स्टार्ट करना था रेडिएशन, है ना। रेडिएशन का मतलब क्या है आपको पहले से बताया। रेडिएशन का मतलब होता है इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम। ये डिफिनीशन आप लिख लो पहले, रेडिएशन डिफिनीशन लिखो। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस to another place, from one place to another place without heating intervening medium. Without heating intervening medium is called radiation. ये डिफिनीशन हो। कुछ पॉइंट लिख लो। तो ये बात आपको पहले से पता है कि मीडियम की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ी थी, कन्विक्शन और कंडक्शन में। रेडिएशन मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है कि रेडिएशन शोज ऑल दोज बॉडी हुज टेम्परेचर एबव 0 केल्विन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशन उन सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शो होगा जिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा। तो ये बात लिख लीजिएगा, रेडिएशन शोज all those body whose temperature above 0 Kelvin, whose temperature above the 0 Kelvin। तो अब ये कह सकते हैं कि इस कमरे का हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे हम हो चाहे कोई भी है, मतलब इस कमरे में हर एक बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है। तो इन सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या शो हो रहा होगा, रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कहीं से निकला तो कहीं पर जा भी तो रहा होगा। समझने के लिए ये समझिए कि मान लो ये लाइट है, लाइट से रेडिएशन निकल रहे हैं। अब ये रेडिएशन किसी न किसी के पास जा भी तो रहे होंगे। अब कोई भी बॉडी परफेक्टली ना तो ऑब्जॉर्बिंग होती है, ना ही परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती है और ना ही परफेक्टली ट्रांसमिटिंग होती है। 3 तरह के फिनोमेना यहाँ पे होंगे, पहला ऑब्जॉर्बिंग, दूसरा ट्रांसमिटिंग, तीसरा रिफ्लेक्टिंग। तो जितना भी रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंस होगा किसी भी सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो रेडिएशन ना तो 100% एमिट होगा, ना 100% ऑब्जॉर्ब होगा, ना 100% रिफ्लेक्ट होगा। बात अलग है कि हम जब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन तो वहाँ पर मान लेते हैं कि 100% लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बट 100% नहीं होता है। वहाँ पर कुछ ऑब्जॉर्प्शन भी होता है ना। तो अब जैसे में मान लो कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा, जैसे मान लेते कोई सरफेस है, इस सरफेस पर रेडिएशन कहीं से आ रहा, ये रेडिएशन आया, हम इसको लिख लेते हैं QI, इंसिडेंट रेडिएशन। अब इस रेडिएशन का कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भाग यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ भाग यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखोगे QR का मतलब रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस। ये QA बना होगा, इसको आप कहोगे अब्जॉर्प्टिव रेडिएशंस, और कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट भी हुआ है, आप इसको QT कहोगे। तो अब ये कह सकते हैं जितना भी रेडिएशन फॉल हुआ उस रेडिएशन के यहाँ पर 3 भाग हो गए, पहला रिफ्लेक्टिंग, दूसरा ऑब्जॉर्बिंग, तीसरा ट्रांसमिटिंग। तो अगर हम लिखना चाहें कि टोटल रेडिएशन जो इंसिडेंस हुआ है वो QR प्लस QA प्लस QT के इक्वल है। आप पूरे को QI से डिवाइड कर लो तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, QR बाई QI बनेगा और प्लस QA बाई QI बना होगा, प्लस QT और बाई में QI बना होगा। आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू QR अपॉन QI। आप इसको सिंपली R लिख सकते हैं, आप इसको सिंपली A लिख सकते हैं और आप इसको T लिख सकते हैं। R का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिंग पावर। A का मतलब है ऑब्जॉर्प्टिव पावर, T का मतलब है ट्रांसमिटिंग पावर। तो कोई भी सरफेस ना तो 100% ऑब्जॉर्बिंग होगा, ना ही 100% ट्रांसमिटिंग होगा, ना ही 100% रिफ्लेक्टिंग होगा। बट ऐसा यहाँ पर माना जाएगा कि एक होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऐसा मानते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे
परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो ऑब्जॉर्प्टिव पावर होता है वो हमेशा 1 होता है। मतलब कहने कि जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ वो 100% इसने ऑब्जॉर्व कर लिया, ना तो ट्रांसमिट किया और ना ही रिफ्लेक्ट किया। तो ऐसे सरफेस को हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आई बात समझ में? तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की डिफिनीशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिन पर रेडिएशन फॉल होने के बाद ना तो रेडिएशन ट्रांसमिट करेंगे और ना ही रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो है मतलब आप यहाँ से ये फार्मूला याद रखोगे। अच्छा, आर का मतलब यहाँ पे लिख लो। आर का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिंग पावर। इसको आप कहोगे रिफ्लेक्टिंग पावर। और ए का मतलब होगा ऑब्जॉर्प्टिव पावर। और टी का मतलब होगा ट्रांसमिटिंग पावर। बना लिया इसको? थोड़ा थ्योरेटिकल वेज कुछ बातें होती हैं। ऐसे को होता है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ये किताब में आपको मिल जाएगा, बट आप इसको थोड़ा समझ लो, कोई खास टफ चीज़ें नहीं है इसमें। तो प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब है जैसे में कि मान लो कोई एक सरफेस है, कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है। साइड में आप मान लो कि एक दूसरी बॉडी है, इसका भी टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है। तो आप ये बताओ कि ये बॉडी क्या करेगा? रेडिएशन शो करेगा। ये भी क्या करेगा? रेडिएशन शो करेगा। अब ये जो ऑब्जॉर्प्टिव पावर होती है, रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, ट्रांसमिटिंग पावर होती है, बॉडी के नेचर पर डिपेंड करेगा। तभी हमने बोला ना कि एक ऐसी बॉडी की यहाँ पर कल्पना हम लोग करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे जिसका ऑब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगा। मतलब कि 100% इसने क्या किया? रेडिएशन ऑब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसा यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 सरफेस हैं, इसका भी टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन। अब होगा क्या कि ये भी रेडिएशन करेगा और ये भी रेडिएशन करेगा। अब इसको आपने किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया, इसका इनिशियल टेम्परेचर आप, अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो बॉडी से रेडिएशन हो रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा कि बढ़ेगा? अगर बॉडी रेडिएशन अपने द्वारा बाहर फेंक रही है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो अब इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो अभी T1 है, यहाँ पे T2 है। अब ये भी रेडिएशन निकाल रहा है, ये भी रेडिएशन निकाल रहा है। अब होगा क्या कि इसका रेडिएशन इसके पास पहुँचेगा और इसका रेडिएशन इसके पास पहुँचेगा। तो हो सकता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, हो सकता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर घटे, या हो सकता है उल्टा हो इसकी कहानी, या हो सकता है दोनों टेम्परेचर अनचेंज रहे, ये भी हो सकता है। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर अनचेंज रहेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा? इसने कितना इमिट किया और कितना ये ऑब्जॉर्ब कर रहा। अगर रेडिएशन जो इसने इमिट किया है वो रेडिएशन का अमाउंट, जो रेडिएशन इस पर इंसिडेंट हो रहा उससे ज़्यादा है जो ये इमिट कर रहा और जो ऑब्जॉर्व कर रहा। 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर मान लेते हैं, या तो ऑब्जॉर्व किया या तो इमिट किया। अब इसका इमिटिव एक तरह से जो इमिट कर रहा है रेडिएशन वो ज़्यादा है और ऑब्जॉर्व किया कम। इमिट ज़्यादा किया, ऑब्जॉर्व कम किया, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब इसका उल्टा यहाँ पे देखो, अगर इसने ऑब्जॉर्व ज़्यादा किया, इमिट कम किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जितना इसने इमिट किया उतना इसने ऑब्जॉर्व किया, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? अनचेंज रहे। तो इसको ही कहा जाता है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, है ना। ये किताब में दिया होता है ना। तो इसमें ये बात मतलब बड़ी लंबी चौड़ी बना के बताते हैं, और इतनी सी कहानी है इसकी कि जो बॉडी रेडिएशन शो कर रही है उसका टेम्परेचर कम होगा। अब ये कम होगा क्योंकि देखिए रेडिएशन हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर रेडिएशन कुछ ही बॉडी कर रही होंगी। इस कमरे की हर एक बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से बहुत ज़्यादा है। आप ये कहें कि यहाँ पर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है एक बॉडी का,
तो इन सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या हो रहा होगा, रेडिएशन शो हो रहा होगा। तो हो सकता है किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा हो सकता है किसी बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो रहा हो। तो अब ये नहीं कहना गुरुजी हम यहाँ पर बैठे थे, पता चला कि यहाँ पर ये सरफेस भी रेडिएशन शो किया, ये लाइट भी रेडिएशन शो कर रही है, इतना रेडिएशन हम पर फॉल हुआ फिर भी हमारा टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। बट ये रेडिएशन आप इमिट भी तो कर रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप सिर्फ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना, 0 केल्विन से बहुत ज़्यादा है, 0 केल्विन से बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी बॉडी भी रेडिएशन निकाल रही होगी। आई बात समझ में? अब ये तो होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है कि बॉडी जब रेडिएशन उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा हो बट वो इमिट कम कर रहा हो तब उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो ये बात क्लियर हुआ। प्रियोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज हमने इसको खत्म कर दिया, इसमें कुछ खास दम नहीं था। इसमें 3-4 डेफिनेशन उनको आप अच्छे से क्लियर करोगे। है थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड टॉपिक और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। आप समझिए कि अब जैसे मैं कहेंगे बताओ ऑब्जर्प्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, ऑब्जर्प्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस। बच्चा क्या सोचेगा, पावर है तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, जूल पर सेकंड कह सकते हैं आप इसको, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ द रेशियो ऑफ 2 एनर्जीज, है ना, इंसिडेंट एनर्जी और ऑब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। तो क्यू ए का मतलब क्या है, एनर्जी कितना ऑब्जॉर्ब किया, और क्यू आई का मतलब कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। तो जितने भी इनको हम क्या कहेंगे, यूनिटलेस पैरामीटर। तो ऑब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर क्या है, ये यूनिटलेस है। हेडिंग डाल लो ऑब्जॉर्प्टिव पावर, कहानी जो शुरू होगी यही शुरू होगी, ऑब्जॉर्प्टिव पावर। ऋषभ ये वाली लाइट बंद करोगे, ये वाले इसको बंद करो। वो किनारे वाला स्विच है। ठीक, दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा हूँ, हम दिख रहे हैं, अच्छा ठीक, दिख रहा है ना, अच्छा। हेडिंग डाल लिया ऑब्जॉर्प्टिव पावर, इसमें लिखो, लिखेगा इट इज़ द रेशियो ऑफ, ऑब्जॉर्प्टिव पावर में लिखेगा इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, it is the ratio of energy absorbed to that of energy incident, to that of energy incident, energy absorbed to that of energy incident। और ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है ना, यूनिट क्या बनेगी इसकी, 0, है ना, यूनिटलेस पैरामीटर है। अच्छा, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब कुछ गलत ना समझना भाई आप लोग, हैं पूरा लिख देते नहीं आप लोग। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना। तो इसके लिए जो ऑब्जॉर्प्टिव पावर होता है ना वो 1 होता है, और इसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। जब ऑब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात आएगी तो यहाँ पर ये 1 हो जाता है ना। और इसका सिंबल भी थोड़ा चेंज होता है। ये जो स्मॉल ए होता है दैट इज़ फॉर जनरल बॉडी। कोई जनरल बॉडी हो तो उसका ऑब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए से आप डिनोट करोगे, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कैपिटल ए से। अब हेडिंग डाल लो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नहीं, ये बात लिख लो, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो ए होता है वो 1 होता है। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती क्या, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो। बोले, लिखेगा इट इज दैट सरफेस, इट इज दैट सरफेस विच absorb all the radiation, which absorb all the radiation incident on it,
ऑब्जॉर्व ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, मतलब कि ये ना तो रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही ट्रांसमिट करेगा। ऐसे सरफेस को हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब ये नहीं कहना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब एक तरह से ब्लैक कलर की जो बॉडी होती है उनका ही परफेक्ट ब्लैक बॉडी नाम होता है, ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कलर कुछ भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, बस ये शर्त होनी चाहिए कि जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट हुआ अगर वो रेडिएशन 100% ऑब्जॉर्व कर लिया तो उस बॉडी को हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब बहुत बचपन से आप सुनते आए होंगे काजल जो होता है वो एक ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल होता है ना। तो बचपन में जब आपको काजल लगाते थे घर वाले तो आपको कहते थे कि आपको बुरी नज़र से ये बचाएगा। तो ये जो बुरी नज़र है क्या चीज़? जो नेगेटिव रेडिएशन आप पर फॉल होगा वो रेडिएशन आपकी बॉडी को हर्ट ना करे, तो उसके लिए यहाँ पर काजल लगाया जाता। तो काजल क्या करता था, वो रेडिएशन ऑब्जॉर्व कर लेता था। नहीं, आँखों के अलावा यहाँ पर 3 बिंदी टाइप लगा देते थे वो भी करते थे, नहीं है वासन में। हाँ, कहीं भी लगाते हो अब ये ना कहना कि पूरी बॉडी में जो है लेप ले है, मतलब कहने का उसका लॉजिक ही यही था कि मतलब जो काजल लगाया जाता था, काजल लगाने के पीछे लॉजिक यही था कि जो निगेटिव रेडिएशन सामने वाले से शो हों उन रेडिएशन को ये जो है काजल ऑब्जॉर्ब कर ले। पॉजिटिव को नहीं करेगा। अब काजल किस लिए लगाते थे हम? अच्छा लगने के लिए नहीं लगाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके लिए लगाते थे, है ना। छाप लिया इसको। अब ऐसी फालतू की बातें हम लोग नहीं करेंगे। हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो एमसी पावर, EMI। एमसी पावर का स्पेलिंग है EMISSIVE और इसका सिंबल होता है स्मॉल e। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऑब्जॉर्प्टिव पावर का ही उल्टा एमसी पावर होगा? आपको ऐसा लगता होगा कि ये यूनिट लेस था ऑब्जॉर्प्टिव पावर, तो ये भी यूनिट लेस होगा, बट गलत है। ऑब्जॉर्प्टिव पावर यूनिट लेस है बट ये यूनिट लेस नहीं होगा, इसकी यूनिट कुछ बनती है। तो पहले आप डिफिनीशन लिखो, उसी के बिहाफ पे आप यूनिट डिसाइड करोगे इसकी। इसमें लिखो इट इज़ द रेडिएंट एनर्जी, इट इज़ द रेडिएंट एनर्जी emitted per second, it is the radiant energy emitted per second per unit time। एक मिनट emitted per second per unit area लिखो, emitted per second per unit area। अच्छा, एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है बताओ? वाट नहीं, पावर होती है वो। एनर्जी पर सेकंड क्या होता है? पावर। और बाई में एरिया लगा दो, क्या बन जाएगा वो? इंटेंसिटी। बिल्कुल सही। तो सिंबल स्मॉल ई है, स्मॉल ई बराबर आप लिखोगे एनर्जी, जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, है ना। एनर्जी और बाई में क्या लिखोगे? टाइम, और बाई में क्या गुणा करोगे? एरिया। और एनर्जी अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं पावर, आप इस चीज़ को लिख सकते हो पावर। तो एमसी पावर क्या निकल के आया? पावर अपॉन एरिया। तो एक तरह से एमसी पावर इज अ पावर नहीं है, ये एक तरह से इंटेंसिटी होता है। नाम एमसी पावर है लेकिन ये इंटेंसिटी है। ऑब्जॉर्प्टिव पावर नाम, लेकिन वो पावर नहीं है, दो एनर्जी का रेशियो है। वैसे यहाँ पर एमसी पावर भी एक तरह से एनर्जी बाई टाइम इनटू एरिया है, मतलब कि क्या है? एक तरह से इसको आप कह सकते हैं इंटेंसिटी, कह सकते हैं आप इसको इंटेंसिटी। अब आप यूनिट बता लो, इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप बताओ? यूनिट ऑफ ई क्या लिखोगे बताओ? ये बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। हाँ, इसको इंटेंसिटी कहा जाता है। अच्छा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ऑब्जॉर्प्टिव पावर को हमने कैपिटल ए से डिफाइन किया था
और MC पावर फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी यहाँ पर ये कैपिटल E बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नहीं, ये थोड़ा सा रहता है अंतर, क्योंकि जनरल बॉडी के लिए कहानी कुछ और होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कहानी कुछ और होती है। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो MC पावर होता है स्मॉल ई, दैट इज इक्वल टू कैपिटल E। लिख लिया इसको। अब हेडिंग डाल लो एमसीवीटी। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, VITY लिख लो, और इसका सिंबल ऐसे अब साइलेंट वाला होता है। डालिए हेडिंग, इसमें लिखो, लिखेगा द रेशियो ऑफ MC पावर ऑफ ए सरफेस, द रेशियो ऑफ MC पावर ऑफ ए सरफेस टू दैट ऑफ MC पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लिख लिया, MC पावर ऑफ ए सरफेस टू दैट ऑफ MC पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इज कॉल्ड एमिसिविटी। तो देखिए जनरल बॉडी का MC पावर क्या है, स्मॉल ई, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, कैपिटल ई है। तो देखो ये जो अब साइलेंट है क्या बन जाएगा, छोटा ई बाई में बड़ा ई, इसको ही कहा जाता है एमिसिविटी। ये इस स्मॉल ई क्या है, MC पावर ऑफ जनरल बॉडी, MC पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बताओ इसका यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये बात लिख लीजिएगा, इट इज अ यूनिटलेस पैरामीटर। अच्छा ये बताओ परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितना होगी, 1 हो जाएगी। बात लिख लीजिएगा, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिसिविटी जो बनेगा वो 1 बनेगा। फिर जनरल बॉडी के लिए क्या बनेगा, लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि एमिसिविटी जो बनेगी वो 1 किसके लिए होगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। बाकी जितनी भी जनरल बॉडी उनके लिए हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि ये क्या है, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ई हमेशा बड़ा ई के बराबर तब होगा जब यहाँ पर ये किसकी बात करेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जनरल बॉडी की बात होगी तो यहाँ पर ये इससे कम होगा। तो जो कम है ऊपर है, जो ज़्यादा वो नीचे है, तो वैल्यू क्या बनी, 1 से कम। तो आप कह सकते हैं फॉर जनरल बॉडी एमिसिविटी क्या बनेगा, बोलो, लेस देन 1 और मोर देन 0। ऐसे आप लिख लो इसको, ये जनरल बॉडी के लिए हो गया। अगली हेडिंग डाल लो किरचॉफ्स लॉ। क्या है, किरचॉफ लॉ पढ़ चुके हो क्या? हाँ, किरचॉफ लॉ कई जगहों पर है। चलो हेडिंग डाल लो किरचॉफ लॉ। बोले, लिखिएगा, द रेशियो ऑफ MC पावर टू दैट ऑफ ऑब्जॉर्प्टिव पावर, रेशियो ऑफ MC पावर टू दैट ऑफ ऑब्जॉर्प्टिव पावर, लिख लिया, इज सेम फॉर ऑल द surfaces
फॉर ऑल द surfaces at the same temperature and is equal to the mc power of a perfect black body, is equal to the mc power of a perfect black body। लिख लिया। तो किरचॉफ साहब ने बात बताई कि किसी भी बॉडी के लिए और किसी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो एमसी पावर है और ऑब्जॉर्प्टिव पावर है, इनका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक हम उदाहरण देते हैं। एक बच्चा थोड़ा सा खतरनाक टाइप था कि एक एग्जाम्पल ले रहे थे, उसने अपना एग्जाम्पल जो हमको बताया वो सोच करके भी हमको हंसी आ रही थी। हुआ क्या था कि जैसे मैं कहें कि मान लो ये जो कहानी है कि मान लो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, जितना भी रेडिएशन आएगा वो सारा का सारा क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। और जनरल बॉडी क्या होगी, वो 100% रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ये जनरल बॉडी है, ये भी एक जनरल बॉडी है और एक कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। इस जनरल बॉडी का टेम्परेचर T है, इसका भी T है, इसका भी T है, अंडर सेम टेम्परेचर की बात हो रही है। इस जनरल बॉडी का mc पावर E1 है, ऑब्जॉर्प्टिव पावर A1 है, mc पावर E2 है, ऑब्जॉर्प्टिव पावर A2 है। ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसका mc पावर कैपिटल E होगा, ऑब्जॉर्प्टिव पावर कैपिटल E होगा। तो किरचॉफ साहब ने बोला कि जो mc पावर है और बाई में ऑब्जॉर्प्टिव पावर, ये सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। और फाइनली E बाई ए इक्वल होगा, लेकिन ए जो होगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी का वो 1 होगा। तो फाइनली आप इसको कैपिटल ही लिख सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि इसने रेडिएशन कम ऑब्जर्व किया होगा और कम इसने इमिट भी किया होगा। ऐसा समझो कि एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते। जैसे मैं मान लो ठंडियों का समय था, 2 तरह की चेयर थी, एक लोहे की और एक प्लास्टिक की, फाइबर वाली, और खूब ठंडी बाहर थी। हमने क्या किया कि उस चेयर को ठंडी वाले जगह पे रख दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद अगर कोई मान लो बच्चा बैठे प्लास्टिक वाली चेयर और लोहे वाली चेयर पे, तो किस में ज़्यादा उसको दिक्कत होगी? अच्छा, वही मान लो हम ये बात रिपीट करते, मान लो गर्मियों में, तो लोहे वाली ज़्यादा हीटअप होती है। अब जैसे मान लो ज़्यादा समझो इस चीज़ को, हम एक मान लो एक फाइबर की चेयर और लोहे की चेयर, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। आपने एक कमरे में रखा तो ज़्यादा टेम्परेचर सेम टाइम में किसका कम होगा? हम ये कह रहे हैं कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर फाइबर की चेयर है और 25 डिग्री सेल्सियस पर ही मान लो लोहे की चेयर है। इनको आपने एक ऐसे कमरे में रखा जहाँ टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ये बताओ कि ये 25 वाली बॉडी एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, रेडिएशन बाहर फेंकेंगे, तो इनका टेम्परेचर क्या कम होगा? तो ज़्यादा ठंडी कौन होगी? ठंडी मतलब कि टेम्परेचर दोनों का बराबर नहीं डिक्रीज होगा। ज़्यादा किसका डिक्रीज होगा? तो लोहे वाली बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा गेन भी कर रही थी और वो ज़्यादा लॉस भी कर रही है। मतलब कि जो ज़्यादा रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा रेडिएशन एमिट भी तो करेगा। जो ज़्यादा कमा रहा है ज़्यादा खर्च भी तो करेगा। अब एक किसी की कमाई मान लो 1 लाख रुपए है, खर्च कर दिया 80,000 रुपये, बचा कितना 20,000। अब किसी की कमाई मान लो 30,000 रुपये है, खर्च किया 10,000, कितना बचा उसके पास? तो कमाई उसकी कम है, खर्च भी उसने कम किया, कमाई इसकी ज़्यादा है, इसने खर्च भी ज़्यादा किया। तो किरचॉफ साहब ने ये बोला कि जो अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं वो अच्छे इमिटर भी होते हैं। अब जो बच्चा था, भाई साहब इतना गंदा एग्जाम्पल दिया कि हमको आज तक वो हंसी आ रही। बच्चा बोला कि जो ज़्यादा खाएगा मतलब हम छापो इसको नोट कीजिए आप लोग। अब बच्चे हैं, क्या करें, महान होते हैं भाई।
लिख लिया इसको। तो आखिरी में एक बात लिख लीजिएगा, आखिरी में एक बात लिखिएगा, गुड इमिटर आल्सो गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट। मतलब ये कोई एक ऐसा सरफेस जो कि अच्छा एमिटर भी होगा, अच्छा ऑब्जर्वर भी होगा। अगली हेडिंग डाल लो, स्टीफेंस लॉ। इसमें डिफिनीशन के नाम पे ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। स्टीफेंस लॉ, डाल हेडिंग स्टीफेंस लॉ। इसमें लिखिएगा MC पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, MC पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी वेरीज डायरेक्टली proportional to that of fourth power of its absolute temperature, fourth power of its absolute temperature। तो अब जैसे मान लो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, तो इससे जो MC पावर निकल के आएगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड किया होगा। भाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप बताओ कि MC पावर क्या होगी। भाई बॉडी रेडिएशन ज़्यादा शो करेगी। और MC पावर का मतलब क्या था, MC पावर का मतलब क्या था, कितना एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया के हिसाब से एमिट कर रहा है, उसको हम कहते हैं MC पावर। तो अब जैसे मान लो ये बॉडी, इसका सरफेस एरिया मान लो कुछ है, तो अभी सरफेस एरिया पर बात हम नहीं करें, हम ये कह रहे हैं कि मान लो इस बॉडी का सरफेस एरिया कुछ है, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इसके लिए MC पावर क्या बनेगा, बोलो कैपिटल ए। जनरल बॉडी होता तो वहाँ पर छोटा ही बनता। तो जो MC पावर यहाँ पर बनेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4। अब इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो हम इसको लिखते हैं सिग्मा इंटू T की पावर 4। जो सिग्मा इसको कहा जाता है स्टीफन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है बताओ 5.67 इंटू 10 की पावर -7। और यूनिट बताओ क्या लिखोगे, ई की यूनिट क्या थी, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे वाट पर मीटर स्क्वायर, और बाई में क्या बनेगा, केल्विन की पावर 4। ये बन जाएगा इसका यूनिट। ठीक है। अच्छा, जनरल बॉडी के लिए क्या लिखोगे, ये सरफेस एरिया। अच्छा, ये MC पावर है, ये पावर है कि एक तरह से पावर अपॉन एरिया है, समझो इस बात को। MC पावर एक पावर है कि पावर अपॉन एरिया है, पावर बाई एरिया है। अगर ये कहा जाए कि मान लो कोई बॉडी जिसकी पावर P है, अगर पावर रेडिएशन पावर की बात की जाए तो रेडिएशन पावर क्या लिखोगे बताओ। इसे ये रेडिएशन एनर्जी है, इसको हम क्या लिखेंगे, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको ही कहा गया है MC पावर। अच्छा बताओ, पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है। ये एनर्जी है, ये MC पावर नहीं कि आप समझे कि वो वाला E है, वो MC पावर ये एनर्जी है। आप इसको एनर्जी लिख लो पूरी तरह से, एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, MC पावर हम जानते हैं कि जो MC पावर होता है वो होता है पावर बाई एरिया। तो पावर इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, MC पावर इंटू एरिया। और MC पावर क्या बताओ, एनर्जी अपॉन टाइम लिख लें क्या, और पर यूनिट एरिया। नहीं ये बात सुनिए, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो लगता है भाई। आप ये समझो कि ये जो पावर है, पावर बराबर क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हो क्या, एनर्जी बराबर क्या लिखो, पावर इंटू टाइम। ठीक है। अब आ जाओ, MC पावर क्या है बताओ,
ये था आपके पास एनर्जी, एनर्जी लिखो, एनर्जी और बाई में टाइम और इनटू एरिया, ठीक है। अब जो है आप देखो, एनर्जी अपॉन टाइम क्या लिख लें हम, पावर। अच्छा आप समझो कि ये जो एनर्जी है और बाई में टाइम, ये जो एनर्जी अपॉन टाइम है, आप इसको यहीं पे चाहे लिख लो, ज़्यादा कहानी नहीं खींचो। आप इसकी जगह पर क्या लिख लोगे, पावर। तो इक्वल टू क्या लिखें बोलो, P बाई ए लिखें। अब E बराबर क्या है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 है। तो पावर कितना बनेगा यहाँ पर बोलो, सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4। इस P को हम क्या कहेंगे, रेडियंट पावर। बहुत फार्मूले इसके हैं, बता रहे हैं आपको। ये किसके लिए बात हो रही है, जनरल बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात हो रही है। जनरल बॉडी के लिए क्या लिखोगे, जनरल बॉडी के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एमसीवीटी आप मल्टीप्लाई करोगे। आर्यवासन में फॉर जनरल बॉडी रेडियंट पावर जो बनेगी, ये बनेगा एमसीवीटी सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4। एमसीवीटी नहीं, स्मॉल इज एमसी पावर है, स्मॉल ई एमसी पावर होती है। फार्मूले हैं और बहुत, फार्मूले याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपको डिफिनीशन याद है इसकी तो क्वेश्चन आप कर जाओगे। नहीं आएगा क्वेश्चन, आप पता भी नहीं पाओगे यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज करें। अच्छा, क्या रेडियंट एनर्जी भी आप लिख सकते हो, नहीं टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। पावर इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू क्या लिखोगे, पावर इनटू टाइम, और पावर यही तो है। अगर आप रेडियंट एनर्जी भी लिखना चाहें, देखिए क्वेश्चन रेडियंट एनर्जी पर भी पूछा तो आप उसको भी लिख लो। यहाँ तक बात हमने ख़त्म कर दी। अब ये बात थोड़ा सा आगे बढ़ा लो आप इसको, रेडियंट एनर्जी, इसको आप लिख लो, रेडियंट एनर्जी पूरा लिखो, नहीं फिर आप बड़ा ई में कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर एक तो बड़ा ई फिर से हमने लिख दिया, बड़ा ई यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर बड़ा ई कुछ और है, ठीक है। रेडियंट एनर्जी बराबर क्या लिखोगे, पावर इनटू टाइम लिखोगे, और पावर हमने कैलकुलेट किया है सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू टाइम। ये रेडियंट एनर्जी का फार्मूला बन जाता है। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया इसको। अब हेडिंग डाल लो। अच्छा एक बात और थोड़ा सा लिख लो आप लोग, क्वेश्चन पूछता है तो हम बता दे रहे हैं, और आप जब क्वेश्चन करने जाओ गारंटीड आप गलती ज़रूर करोगे। हम एक तरह से क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे कि मान लो कि एक बॉडी है, इस बॉडी का सरफेस एरिया मान लो कुछ है, टेम्परेचर यहाँ पर मान लो इसका भी T0 है, रेडिएशन पावर यहाँ से मान लो P1 निकल के आ रही है, समझिएगा। रेडिएशन पावर यहाँ पर P1 है, तो P1 इक्वल टू क्या लिखते बताओ, एमसीवीटी सिग्मा T0 की पावर 4, ये बनता। अब ये कहा गया कि इस बॉडी का टेम्परेचर T0 से बढ़ा करके या T0 से घटा करके आपने T कर दिया, सरफेस एरिया वही रखा। अब ये ना कहना गुरुजी बॉडी की शेप थोड़ा चेंज किया, ऐसा नहीं, बॉडी का सरफेस एरिया आज भी वही है भाई साहब, है ना, सरफेस एरिया आज भी वही है।
अब टेम्परेचर यहाँ पर T हो गया, बताओ P2 बराबर क्या लिखोगे? बोलो P2 बराबर क्या लिखोगे? बोलो P2 बराबर क्या लिखोगे? भाई टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट है ना, T नॉट पर T नॉट की पावर 4 बना है। अच्छा T पर क्या लिखते हैं आप? एमसीवीटी सिग्मा ए बढ़ा दिया, मान लो बढ़ा दिया। बताओ क्या लिखेंगे? ये बात आप लिख लो कि जो ये T है T नॉट से ज़्यादा है, क्या बनेगा? ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो। ये बिल्कुल सही बोला। आप लिखोगे यहाँ पे T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि पहले से इतनी पावर तो ये इमिट कर रहा था ना, आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया उससे कितनी पावर फर्दर इमिट होगी, वो क्या वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड किया होगा? भाई पहले से आपके पास मान लो, हम ये कहें कि पहले से आपके पास मान लो 1000 रुपये हैं और आपको 500 किसी ने दे दिया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? लेकिन जो आपको मिला है उससे कितना अमाउंट बन रहा? नहीं, कुल मिला के 500। 1000 तो पहले से आपके पास थे ना भाई, पहले से T नॉट टेम्परेचर पर P1 पावर इमिट हो रहा था। अब जब टेम्परेचर आपने T बढ़ाया तो पहले से T नॉट तो उसमें ऐड ही कर दिया होगा ना आपने, तो T नॉट पर जो पावर बन रही तो उसको आप माइनस करोगे, नहीं बात सर। और जब माइनस करोगे तो फाइनली यहाँ पर इंडिविजुअल की पावर 4 बनेगा, और आप डायरेक्ट यहाँ पर टोटल से माइनस करके पावर 4 तब करते, वो गलत हो जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है, अब आप इसको याद कर लो अच्छे से। छाप लिया इसको। अब हेडिंग डाल लो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन इकलौते साइंटिस्ट हैं जो हर यूनिट में घुसे हैं, चाहे वो आपका वे ऑप्टिक्स हो, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आपने पढ़ा, वहाँ पे रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन साहब ने वहाँ पर भी कुछ चीज़ें चेंज की थी। चीज़ें क्या चेंज की थी कि जितना भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं मिरर या लेंस के पोल से मेजर करते हैं, जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। और भाई साहब ने क्या बोला, न्यूटन साहब ने बोला कि जितना भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे अब उसको फोकस से मेजर करो। मतलब ये अपना नियम बनाने के, हालांकि आज तक इसका कहीं रोल नहीं रहा कुछ, बस ज़बरदस्ती करके यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस, और पहले कहाँ से मेजर की जा रही थी? पोल से। बस इतना अंतर किया था उन्होंने। आप साउंड में पहुंच जाओ तो साउंड में भी न्यूटन साहब ने कहानी बताई कि जब भी साउंड वेव किसी माध्यम से प्रोपेगेट करती है तो वहाँ पर उस माध्यम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। हालांकि ये नियम इनका गलत था, फिर लाप्लास साहब आए, लाप्लास करेक्शन आया, तो वहाँ पर ये बताया गया कि जहाँ से साउंड वेव प्रोपेगेट करती है उस माध्यम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब कि कंडीशन थी एडियाबैटिक। न्यूटन साहब के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड जो बना था लगभग 280 मीटर पर सेकंड, जबकि जनरली कितना होता है? 300 प्लस होता है, 330 340 के आसपास होती है। तो लाप्लास साहब आए, तब लाप्लास करेक्शन बोला गया उसको। तो लाप्लास साहब ने बोला कि जो न्यूटन साहब ने बोला अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, वो आइसोथर्मल कंडीशन ना होकर के एडियाबैटिक कंडीशन होती है, और एडियाबैटिक मानने के बाद तब जाके स्पीड ऑफ साउंड लगभग 332 335 मीटर पर सेकंड बना था। तो हर जगह घुस गए। अब जैसे यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तो खैर अच्छा रोल है इनका यहाँ पे। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, ये बात लिख लो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, लिखिएगा रेट ऑफ कूलिंग
एक ही न्यूटन है, एक ही न्यूटन थे, और कोई न्यूटन नहीं बन पाया आज तक, है ना। नहीं, एक ही न्यूटन है, उनके अलावा कोई न्यूटन आज तक नहीं बन पाया दूसरा। डाल रीडिंग, इसमें लिखो रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to the temperature difference between surrounding and body, and surrounding. लिख लिया। तो न्यूटन साहब ने बात बोली कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा है, और दूसरी बॉडी ये जो बॉडी जहाँ पे रखी है उस मीडियम का टेम्परेचर मान लो थीटा नॉट है। कूलिंग का मतलब कि रेडिएशन इससे इमिट हो रहा, ऑब्जर्व कम हो रहे, रेडिएशन इमिट ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब ये जो रेडिएशन इमिट होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। अब डिफरेंस मान लो 0 है तो क्या रेडिएशन यहाँ पे होगा? रेडिएशन तभी होगा जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो ये बात इन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अभी ना बताओ, आप लिख सकते हैं के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा मिला, समझ इस चीज़ को, हम ये कहें कि मान लो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो है 10 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? समय के साथ कम होगा, समय के साथ बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। अब क्वेश्चन ये कहा गया कि मान लो इस बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस था, तब समय था t बराबर 0, और हमसे ये पूछा गया कि बताओ इस बॉडी का टेम्परेचर कितने समय के बाद 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो क्या यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो आप यहाँ से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आप करने जाओगे तो यहाँ पर आपको, अच्छा समझो, इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का यहाँ से आप समझिए चीज़ों को, वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। इसको आप समझने के लिए थोड़ा देखो, हम लिख सकते हैं 1 बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू डी थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा, समय के साथ टेम्परेचर कम हो रहा तो मतलब यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, माइनस का के इंटू डी टी को हम टी में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, या ठीक है टी में कन्वर्ट कर लो। इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का मान लो थीटा 1 है, फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 है। अब ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, बताओ जल्दी से। इसका इंटीग्रेशन बनेगा ln थीटा माइनस थीटा नॉट, और बाई में क्या बना बोलो, 1 बनेगा बाई में, है ना। लिमिट यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 बराबर माइनस का के टी। अब आप देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा की जगह पर थीटा 1 थीटा 2 फिट करना आपको, तो लिखोगे थीटा 2 माइनस थीटा नॉट, बाई में कर लें चीज़ों को, बाई में लिख लेते हैं थीटा 1 माइनस थीटा नॉट और बराबर माइनस का के टी। अब आप देखो टाइम निकालो यहाँ से, थीटा 1 कितना रखोगे 40, थीटा 2 कितना रखोगे 30, थीटा नॉट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आप रख सकते हैं, मान लो गिवन भी होगा। बताओ इसको सॉल्व करोगे, लॉग में कन्वर्ट कर पाओ। अच्छा, अगर हम लिखना चाहें कि कितने टाइम दे दिया है, टेम्परेचर कितना होगा, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कितने टाइम बाद टेम्परेचर 40 से 30 हुआ है, वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये मान लो 0 है, ये मान लो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद टेम्परेचर कितना होगा, ये भी कर सकते हैं। तो आप देखो, अगर टेम्परेचर फाइंड आउट करना हुआ,
टाइम गिवन है तो आप लिखोगे थीटा 2 माइनस थीटा नॉट बाई थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। बायोलॉजी वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से थीटा 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो कहानी में कितनी गंभीरता आ चुकी है। थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। अब ये थीटा नॉट उधर भेज दो, तो देखो ये बन जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, इस पूरे को ई की पावर माइनस के टी और प्लस थीटा नॉट। अब आप सोचो थीटा 2 भी कैलकुलेट कर पाओगे क्या इतना आसानी से? नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप इस मेथड से, इस अप्रोच से जाके करोगे तो गारंटीड आपका कैलकुलेशन इतना ही टफ आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आप इसको यूज नहीं करेंगे, आप अपने ज्ञान के लिए ये चीज़ छाप सकते हैं। ग्राफ की बात करें, ग्राफ भी आप बना सकते हैं। अगर हम ग्राफ खींचना चाहें टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल बन रहा। तो इनिशियल टेम्परेचर मान लो बॉडी का थीटा 1 था, अब ये टेम्परेचर घटते 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 कितना हो जाएगा बताओ? अब जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो हीट का फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? और ऐसा होने में पता कितना समय लगेगा? अनंत टाइम बाद होगा। ऐसी बात, बॉडी का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर इनफाइनाइट टाइम के बाद पहुंचेगा। ऐसा ग्राफ बनता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। नहीं, अब ऐसा नहीं कि मतलब अब, अच्छा बताओ ऐसी बात आपने और कहीं पढ़ी है? अच्छा, टाइम के साथ रेट ऑफ कूलिंग घटेगा कि बढ़ेगा? कल की ही बात है, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कल की बात है। हमने एक बात आपको बताई थी कि जो फॉर्मेशन ऑफ आइस लेयर था ऑन द सरफेस ऑफ लेक, वो टाइम के साथ घटता चला जा रहा था, टाइम बढ़ रहा था। अगर पर सेंटीमीटर, जैसे हम ये कि मान लो 1 सेंटीमीटर बर्फ बनने में लगा समय 1 सेकेंड, तो अगला 1 सेंटीमीटर बनने में कितना लगा? 3 सेकेंड, फिर अगला सेकेंड, अगला सेंटीमीटर फास्ट। ऐसे ही बात आपको हम थोड़ा कंपेयर कर लें। अगर मान लो हमने बॉडी, थोड़ा देख लो यहाँ पे सभी लोग, ये क्वेश्चन नीट में अभी पिछले साल आया था। ऐसा क्वेश्चन था कि मान लो कोई बॉडी को हमने अंडर ग्रेविटी फॉल किया इनिशियल 0 रफ्तार से, तो क्वेश्चन ये था कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो बॉडी हाइट गेन करेगा उनका रेशियो कितना होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन तब बन जाता है जब कहें कि मान लो कोई बॉडी है ज़मीन पर रखी है, इनिशियल 0 रफ्तार है बट अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा उनका रेशियो भी 1357 ऐसा बना था। और ऐसा ही रेशियो कहाँ पर बना? अभी कल की बात है। इक्वल जो लेयर बनी थी थिकनेस की, उसका जो समय था, उसका जो रेशियो था दैट इज़ 135 ऐसे बनता चला जाएगा। आई बात समझ में? और ऐसा ही और कहीं हमने पढ़ा था, क्या बताओ? नहीं याद आ रहा? तो आप न्यूमेरिकल के लिए ये अप्रोच नहीं रखोगे। किसी के पास कोई अप्रोच है तो बताओ, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाओ पहले से, बताओ जल्दी से। नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो देखो यहाँ पे, फॉर न्यूमेरिकल एक सुंदर सी बॉडी बनाते हैं, है ना। ये मान लेते हैं कोई बॉडी है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, और नहीं 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 ऐसा नहीं है ना। चलो यहाँ पर ये बॉडी फिर से बनाया हमने। चलो देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 है, फाइनल थीटा 2, सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? थीटा नॉट। बात t बराबर 0 पर स्टार्ट हुई, ख़त्म यहाँ पर नहीं हुई, आगे भी बढ़ जाएगी, बट हम कह सकते हैं कि बात हम मान ले रहे हैं t बराबर t की है। तो t टाइम में थीटा 2 कितना होगा, या थीटा 2 गिवन है, t कितना होगा? एक ही इकलौती इक्वेशन है, वहाँ से आप t भी निकालोगे और थीटा 2 या थीटा 1 जो भी रहेगा वो भी आप निकाल लोगे। आई बात समझ में? वो फार्मूला है थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी इक्वल टू के टाइम्स
थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और माइनस थीटा नॉट, इकलौता ही फार्मूला है, ये फार्मूला होता है इसका। अब इसको जो है याद रखना, आपको एक दो ठो न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं इस पे हम। यहीं से तो आता है, जो फार्मूला बना है वो यहीं से आता है, अलग दुनिया से नहीं आता है। अब नीट में तो आप जानते हैं चुटकुला ही पूछता है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बच्चा जो है हंसेगा, बट फिर भी हंसी निकलती नहीं है बच्चे की। ये नोट कर लिया, इसी में हम क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन ये से मान लो बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, थीटा 1 को मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये टाइम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 मिनट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगले 10 मिनट के बाद, ये अगला मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी टेम्परेचर कम करना है। अब 30 से घट के कितना हो गया होगा 20, यहाँ पे टाइम जो बना उसका वैल्यू कितना होगा, आप समझो। इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ 10, कितना समय लगा 10 मिनट, यहाँ पर भी 10 ही घटा, लेकिन वो समय 10 मिनट से ज़्यादा होगा 10 मिनट से कम होगा। ओरली बताओ, थीटा नॉट मान लो, थीटा नॉट यहाँ पर गिवन है फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस से मान लो। सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सराउंड जो होता है ना बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर एक बॉटल आप पानी रख दो ठंडा, और कमरा थोड़ा गर्म था, एक बॉटल पानी 0 डिग्री सेल्सियस का आपने रख दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि 0 डिग्री सेल्सियस का एक बॉटल पानी रखने पर कमरा पूरा एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, एयर कंडीशन बन जाएगा क्या भाई। पानी जो है वो हीट अपने द्वारा रिलीज करेगा, और वो हीट कहाँ पे जाएगी, ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी क्या करेगा, हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो हीट अब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा नहीं आपको लगता है कि भाई साहब ये कमरा जो बिल्कुल एयर कंडीशन बन गया, ऐसा नहीं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, मतलब कहने का थीटा नॉट एक तरह से मान लेते कांस्टेंट है। थीटा नॉट क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो अब देखो थीटा 1 की जगह पर क्या रखोगे, यही फार्मूला आपको 2 बार यूज़ करना है। अच्छा ओरली समझो, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर कितना बन रहा है बोलो, नहीं डिफरेंस 30, और यहाँ पर जब आप आओगे डिफरेंस कितना बन रहा है 20 का। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब रेट ऑफ कूलिंग घटता। रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, वो स्टार्टिंग की जो लाइन है वो याद रखना आपको। रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पर फास्ट होगा, और यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग थोड़ा सा स्लो होगा। रेट ऑफ कूलिंग फास्ट स्लो का मतलब है कि हीट जो निकल रही है उसका रेट यहाँ पर ज़्यादा, उसका रेट यहाँ पे, तो यहाँ पर जल्दी ठंडी होगी और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो आंसर की जो पॉसिबिलिटी बनेगी मोर देन 10 मिनट। अब ऑप्शन अगर आप देखें, मान लो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया जो कि 10 मिनट से ज़्यादा है, उसको टिक करो निकल जाओ, है ना। और ऐसा नीट में करता आई टीम कभी नहीं करेगा, है ना भाई। कैलकुलेशन बेस्ड तो चीज़ें नीट में नहीं पूछता ज़्यादा, है ना। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे बना है। अब यहाँ पे डाटा रख लो आप जल्दी से। देखो ये फार्मूला फिट करना था, थीटा 1 40 है, थीटा 2 30 है, समय यहाँ पर मान लो 10 है ना। अच्छा यहाँ पे आओ, ये बन जाएगा 40 और प्लस 30, है ना। ये थीटा नॉट कितना बन रहा 10, देखो कितना बनेगा ये 70/2 35, 35 माइनस 10 25, और यहाँ पर कितना बनेगा बोलो जल्दी से। यहाँ पर बनेगा 1 बनेगा, तो 1 इक्वल टू क्या बना k टाइम्स 25। तो k का वैल्यू आप चाहे रख लो, k का वैल्यू कितना बन गया 1/25। अब अगला स्टेप आप फिर से यूज करोगे, फिर से आप यूज करेंगे 30 माइनस 20 और बाई में t नहीं पता हमको, k इंटू 30 प्लस 20 और बाई में 2 माइनस का 10, ठीक है। ये बन जाएगा 10/t बराबर k इंटू, देखो ये कितना बनेगा 50/2 25 मतलब 15 बनेगा। अब k का वैल्यू यहाँ पे रख लो 10/t, k का वैल्यू कितना है 1/25,
इंटू 15, ख़त्म करो इसको 5 से, 3 बना होगा, 5 बना होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई करो, 50/3 लगभग कितना आया बोलो? 17 के आसपास लिख लो, 17 मिनट के आसपास। आई बात समझ में? अब अगर टेम्परेचर पूछता तो भी आप बता सकते थे। अगर मान लें कि हम पहले 10 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर 40 से 30 हुआ, तो अगले 10 मिनट में बॉडी का 30 से 20 बना होगा, 20 से कम बना होगा। अब जैसे मैं कहा कि यहाँ पर टाइम क्या इक्वल है कि डिफरेंट है, 10 यहाँ पर कम हुआ, 10 यहाँ पे कम हुआ, लेकिन 10 में 10 कम हुआ, लेकिन यहाँ पे 17 में 10 कम हुआ है। अगर 10 में ही कम करना चाहो, 10 में 10 से कम जो है मतलब नहीं है बस हमें, तो यहाँ जो टेम्परेचर बनेगा 20 से ज़्यादा होगा, 20 से कम होगा। अगर टाइम यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर भी 10 मिनट है, तो यहाँ पर ये 20 से यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज करेगा, कम डिक्रीज करेगा? कम डिक्रीज किया ना, तो कम डिक्रीज करने का मतलब कि 30 से कम होते होते 20 नहीं पहुँचेगा, लगभग मान लो कि 20 से ज़्यादा ही रहना टेम्परेचर, तो वो आपसे टाइम पूछ सकता है या वो टेम्परेचर पूछ सकता है। टाइम हमने निकाल लिया। अब ये कहता है कि मान लो यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे 10 मिनट है, बताओ यहाँ का जो टेम्परेचर वो कितना है? क्या ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? आंसर की पॉसिबिलिटी बोलो, मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगली हेडिंग डाल लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आखिरी डेफिनेशन है ये, और चैप्टर का भी आखिरी है ये। स्टार्टिंग से लास्ट में नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं करना है। नहीं, वो जो फार्मूला आपने बनाया था वो θ1 से θ2 इनिशियल से बात हुई थी, बट ये जो फार्मूला बना है ये इनिशियल से नहीं पढ़ना है, स्टेप वाइज है। ये एक स्टेप है, यहाँ के लिए इनिशियल ये होगा, यहाँ के लिए इनिशियल ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो हेडिंग, अच्छा पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, बस उसमें क्या है कि टाइम आपको ऐड कर लेना है। टाइम यहाँ पे 10 + t रखना पड़ेगा। जब हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, अलग अलग पढ़ने में आसानी है, तो हम फिर एक साथ क्यों पढ़ें? याद करो काइनेमेटिक्स में आपने ये बात थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि यहाँ से कोई बॉडी हमने फॉल किया इनिशियल 0 रफ्तार से, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हाइट यहाँ पर गेन नहीं किया था, बट आपने इनको अलग अलग पढ़ा था कि एक साथ पढ़ा था? इसको अलग पढ़ा था, फिर इसको अलग नहीं पढ़ा था आपने, इसको एक साथ पढ़ा था, फिर इसको एक साथ पढ़ा था। तो यहाँ पर एक साथ पढ़ने के पीछे लॉजिक था कि इनिशियल हम 0 रखना चाहते हैं। वहाँ पे इनिशियल से भी पढ़ सकते हो और अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग पढ़ने में ज़्यादा आसानी है, एक साथ पढ़ोगे तो वहाँ पर टाइम आपको ऐड करके पढ़ना पड़ेगा। t+10 रखना पड़ेगा, और इनिशियल टेम्परेचर फिर आपको 40 रखना पड़ेगा, है ना? तो अलग अलग ज़्यादा आसान रखना, है ना? हेडिंग डाल लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स, बीन नहीं, वीन्स। मिस्टर बीन एक करके शो भी तो आता था, है ना? और मिस्टर बीन जो थे वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन बिना बोले इतनी कला दिखा दी कि पूरा दुनिया उनका फ़ैन हो गया। तो यही कहा जाता ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कला होती है, वो कलावती नहीं, एक होता है ना, हर एक इंसान में कुछ कला होती है, आर्ट जिसको कहते हैं। अब जो पहचान लिया तो आर्टिस्ट बन गया, नहीं पहचान पाया तो जो मतलब रोड पे जो चाय बेचता है वो बन जाएगा। अब तुम अपना दिमाग का चेकअप करवाओ भाई, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल सकते हैं, आइंस्टाइन वाले। अच्छा चलो ठीक है, हेडिंग डालो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स की स्पेलिंग होगी WEINS। लिखो इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, wavelength corresponding to maximum intensity of radiation
ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और ब्रैकेट में लिखो टेम्परेचर जो रहेगा वो केल्विन में रहेगा। लिख लिया? इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। अच्छा, एक छोटी सी बात हमने कल आपको सुनाई थी कि मान लो कोई को लोहे की एक बॉल है, लोहे की एक बॉल है, उसको हमने बंद कमरे में रख दिया। बंद कमरा में मतलब जैसे कि बिल्कुल अंधेरा वाला कमरा, अंधेरा वाला कमरा जानते हैं ना, जहाँ पे लाइट वाइट नहीं पहुँचती है ना, ज़रा सा भी वहाँ पे लाइट की 1% भी प्रेजेंस नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। वहाँ पर आपने एक लोहे की बॉल रख दी। अब उस लोहे की बॉल से क्या रेडिएशन हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे। अब उस बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओ तो रेडिएशन और निकलेंगे। अब उन रेडिएशन को आप अभी देख नहीं पाएंगे, महसूस भी आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। जब ज़्यादा हीटअप करोगे तो वहाँ से रेडिएशन निकलेंगे, तो आप कहेंगे भाई बॉडी लगता है थोड़ा सा हीटअप हो रही है, बॉडी से रेडिएशन निकल रहे हैं। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि अब बॉडी का कलर दिखने लगा। बॉडी जो थी वो तरह से ब्लैक कलर की थी, मेटल की, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें से जो रेडिएशन पहला आपको ऑब्जर्व होगा वो किस कलर का होगा? रेड कलर का। रेड कलर का क्यों? चूंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा की मतलब इस वेवलेंथ वाली लाइट को जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी सबसे कम मिलेगी। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है बोलो? इक्वल टू SC/λ। जो रेडिएशन निकल के आ रहे हैं, इन रेडिएशन का स्पीड कितना होगा? रेडिएशन का स्पीड कितना होगा? सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट होगा। तो जो रेडिएशन निकल के आ रहे हैं उनके पास जो प्लैंक कांस्टेंट तो फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। अब जो वेवलेंथ है अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो जब आप हीटअप करें मतलब कि उसकी जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो एक मिनिमम रेडिएंट एनर्जी पर जो वेवलेंथ निकल के आएगी मैक्सिमम वाली निकल के आएगी, और मैक्सिमम वाली दैट इज रेड कलर। उसके बाद और हीटअप करोगे, ये एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी, मतलब और भी कलर यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली होगा क्या कि जब बॉडी पूरे कलर निकालने लगती है तो बॉडी का शेप कैसा दिखता है, कलर कैसा दिखता है? बिल्कुल वाइट कलर। वाइट कलर का मतलब ये होता है ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ। ये बात आ रही है समझ में? तो अब यही बात यहाँ पर बोलिए कि मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी को आपने हीटअप किया, मान लो इसका टेम्परेचर फाइनली अभी यहाँ पे T है, आप हीटअप करें, मान लो कोई एक ऐसा टेम्परेचर T हमने चूज किया जहाँ पे इससे रेडिएशन निकल के आ रहे हैं ऐसे। अब इन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ इस बॉडी के टेम्परेचर के गुणनफल के बराबर कांस्टेंट होगी, या यूँ कहें कि जो वेवलेंथ यहाँ से निकल के आएगी वो वेवलेंथ इस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नहीं है भाषण में बात अलग है। डिफिनीशन हमने ये लिखवाया कि जो वेवलेंथ करेस्पॉन्ड करेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज एंड इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका जो टेम्परेचर और जो रेडिएशंस निकल के आ रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के, उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। ये बात आप कह सकते हैं कि लेमडा इंटू टी बराबर क्या लिखेंगे आप? कांस्टेंट। या ये लिख सकते हैं कि लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और यहाँ पर आप जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ये जो है b कहते हैं इसको b/t। अब b को हम कहते हैं बीन कांस्टेंट, है ना, तो लेमडा इंटू टी बराबर b लिख सकते हैं। b का मतलब यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, है ना, b को हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू हमें देखिए बहुत समय हो गया पढ़ाए हुए, हमें थोड़ा थोड़ा याद है कि इसकी वैल्यू लगभग 2.3 हाँ 2.89, हाँ बिल्कुल सही बोला है, 10⁻³ ना, हाँ बिल्कुल सही है, 2.89 इंटू 10⁻³ यूनिट बोलो क्या लिखोगे? मीटर इंटू केल्विन बनाओ।
छाप लिया इसको भी। तो ये था आपका रेडिएशन का चैप्टर। अब इसमें न्यूमेरिकल एक दो तो करवा देते हैं। न्यूमेरिकल कल करवाएं, बताओ। नहीं, कल तो छुट्टी है वैसे। हम्म, चलो न्यूमेरिकल करवा देते हैं एक दो तो, है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं पूरी तरह से। न्यूमेरिकल वैसे तो आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं इस पर न्यूमेरिकल, बट फिर भी हाँ, न्यूमेरिकल आप खुद कर लेंगे तो ज़्यादा सही है। और हम इस टॉपिक की न्यूमेरिकल जो है पूरा बना करके अपलोड करेंगे हम वीडियो, अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल। तो ये चीज़ हो सकती है कि 2 दिन में हो जाए, है ना। तो न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग क्लास, एक अलग वीडियो बनाएंगे, और ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा, जो नहीं आता है फिर हम बता देंगे। चलिए, बाकी अब वैसे आपका KTG